हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी नेटवर्क यूट्यूब चैनल। हमें काफ़ी सारे मैसेज आ रहे थे कि बीपीएससी के द्वारा जो अभी सहायक अभियंता जिसे असिस्टेंट इंजीनियर बोलते हैं उसका एग्ज़ाम हुआ है, उसके पेपर को एनालिसिस किया जाए और ये बताया जाए कि ये पेपर का जो पैटर्न है वो हमारे 71वीं बीपीएससी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो हमारी टीम ने इसके एनालिसिस को तैयार किया है और इसे समझाने की कोशिश की है कि आपके ये एग्ज़ाम के लिए जो 71वीं बीपीएससी 13 सितंबर को होने वाला है उसके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो इस पेपर में जो पैटर्न देखेंगे तो हमें लगता है कि 71वीं बीपीएससी में आपको उसी टाइप के पैटर्न को देखने का मौका मिलेगा। आप लोगों ने देखा होगा कि बीपीएससी नेटवर्क टेलीग्राम चैनल पे असिस्टेंट इंजीनियर का क्वेश्चन पेपर अपलोड कर दिया गया है। उसी पेपर से हमारी टीम ने साइंस के क्वेश्चन को अलग किया है ताकि उसको एनालिसिस करने में आसानी हो सके। अगर आप लोग बोलेंगे तो जीएस के बाकी सब्जेक्ट जैसे कि कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन है, कुछ करंट के क्वेश्चन है, कुछ बेसिक इंजीनियरिंग के क्वेश्चन है, उसे भी डिस्कस कर दिया जाएगा जो कि आने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। यदि आपका उसका भी एनालिसिस चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में एनालिसिस लिख दीजिएगा, हम लोग उस पर वर्क करके आपको प्रोवाइड कर देंगे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप फॉलो करते रहिएगा, उसे विज़िट करते रहिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। जैसे कि अभी बीपीएससी के लिए काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है, जैसे कि करंट अफेयर का कंटेंट आने वाला है, अन्य सब्जेक्ट का कंटेंट आने वाला है और हमारा एक सीरीज़ जो चलता है नोटिफिकेशन डिकोड का वो कंटिन्यू रहने वाला है। और जो कि जो भी अभी कंटेंट आएगा, जैसे कि इम्पॉर्टेंट समिट हो गया या इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइजेस हो गया, ये सभी आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा और ज़्यादा समय हमारी टीम के द्वारा आपसे नहीं लिया जाएगा। कम समय में सटीक जानकारी, सही जानकारी आपको देके आपको तैयारी के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। आप कम समय दें, ज़्यादा पढ़ें, ऐसा ना हो कि ज़्यादा समय दें आपके पास आउटपुट आपके पास कम आए। हमारी यही स्ट्रेटजी होती है कि कम समय में ज़्यादा आउटपुट। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। आप हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा टेलीग्राम चैनल, हमारा व्हाट्सएप चैनल, हमारा ट्विटर चैनल, हमारा ट्विटर चैनल 2, हमारा इंस्टाग्राम और हमारा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इन सभी जगह सेम अपडेट आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो आप हमें इतने जगह फॉलो कर सकते हैं और हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग इस वीडियो का एनालिसिस शुरू करते हैं। आप लोग देख सकते हैं ये असिस्टेंट इंजीनियर का पेपर है, जिसमें ये हिस्ट्री सब्जेक्ट है, यहाँ पे साइंस है, यहाँ पे करंट अफेयर है। ये पूरा मिक्सअप पेपर होता है। इसमें से हमारी टीम ने साइंस के क्वेश्चन को अलग किया है और हमें भी बताएंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चन आपके लिए साइंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर उन क्वेश्चन को बारी बारी से डिस्कस करेंगे। तो हम लोग इस पेपर में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 33, 36, 39, 41, 42, 44, 45, 46 एंड 48 को सॉल्व करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे। इस वीडियो के आपको अंत तक आप ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं और इसमें आपको कितना कंसेप्ट आपको पढ़ना पड़ सकता है। तो हम लोग इस वीडियो का एनालिसिस शुरू करते हैं, इस पेपर का एनालिसिस शुरू करते हैं, जिसे हमारी टीम ने अलग किया है साइंस के पेपर को। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो बोल रहा है कि व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एमॉन्ग द रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड एंड एक्सरे। रेडियो तरंग, अवरक्त, एक्सरे के बीच आवर्ती मतलब फ्रीक्वेंसी का सही क्रम क्या है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी होता है उसका एक ऑर्डर होता है, जहाँ पे यहाँ पे गामा रे आएगा, गामा रे, फिर एक्स-रे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर इंफ्रारे, फिर माइक्रोवेव, फिर यहाँ पे रेडियो वेव,
और यहाँ पे लॉन्ग रेडियो वेव। तो ऊपर में हम लोग लिखेंगे फ्रीक्वेंसी और नीचे में हम लोग लिखेंगे वेवलेंथ। तो फ्रीक्वेंसी इस साइड इंक्रीज़ होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो इस साइड इंक्रीज़ होती है, और वेवलेंथ जो होता है वो इस फ्रीक्वेंसी जो हम लोग लॉन्ग रेडियो वेव से गामा रे की तरफ आते हैं, फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज़ का साइन है, और ये लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ के इंक्रीज का साइन है। लॉन्ग रेडियो वेव का वेवलेंथ काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसे हम लोग 10⁸ लैम्डा जो कि मीटर में हम लोग लिखते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी होता है यहाँ पे गामा रे का वो 10⁻24 के आसपास होता है ये फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का जो क्रम है, फ्रीक्वेंसी का जो ऑर्डर है वो हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि है यहाँ पे एक्सरे, इंफ्रारे एंड रेडियो वेव, जिसका आंसर बी सही होगा। इसमें आंसर बी सही होगा। रेडियो वेव, अवरक्त और एक्सरे के बीच में जो ऑर्डर है वो पहले एक्सरे आएगा फ्रीक्वेंसी में, फिर इंफ्रारे और फिर रेडियो वेव्स। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि ग्रीन जो केमिस्ट्री होता है एम्फसाइजेस किस पे करता है? अ डिज़ाइन ऑफ केमिकल प्रोडक्ट एंड प्रोसेस that reduce or eliminate the use of generation of hazardous substance, या study of ocean plants, या study of reaction in plants, या study of greenhouse effect, या जिसे हम हिंदी में बोलेंगे हरित रसायन विज्ञान में किस बात पर जोर दिया जाता है? रासायनिक उत्पादों और प्रक्रियाओं का डिज़ाइन जो खतरनाक पदार्थों के उपयोग या उत्पादन को कम या ख़त्म कर देता है। समुद्री पौधों का अध्ययन, पौधों में प्राकृतिक प्रतिक्रियाओं का अध्ययन, ग्रीन हाउस प्रभाव के अध्ययन। इसका आंसर होगा कि जो ग्रीन केमिस्ट्री होता है, ये एम्फसाइज करता है किस पे? केमिकल प्रोड्यूसेस, जो केमिकल प्रोडक्ट होता है या प्रोसेस जिसका जो केमिकल का जो प्रोडक्ट होता है या उसका जो प्रोसेस होता है, वो हमारे जो भी हजारस जो सब्सटेंस है जो हमारे इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करता है, जो हमारे जो लाइफ साइकिल है उसको इफ़ेक्ट करता है, उसको मिनिमम यूज किया जाए, उसका स्टडी किया जाए और ऐसा रुख अपनाया जाए, ऐसा रास्ता अपनाया जाए कि इससे कम जो भी केमिस्ट्री का हम लोग यूज़ करें वो हमारे लाइफ के लिए अच्छा हो, हमारे इन्वायरमेंट के लाइफ के लिए अच्छा हो। तो इसका आंसर ए होगा। स्टडी ऑफ ओशन प्लांट नहीं होता है, स्टडी ऑफ रिएक्शन इन प्लांट नहीं होता है, और स्टडी ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट नहीं होता है। इसका आंसर ग्रीन केमिस्ट्री का। ये क्वेश्चन ग्रीन केमिस्ट्री का जो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ होता है जो चैप्टर है उससे लिया गया है, जो कि इसका आंसर ए होगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग द सोर्स ऑफ डीसी करेंट? डीसी करेंट का सोर्स क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा डीसी करेंट का सोर्स है? ट्रांसफार्मर, लिथियम आयन बैटरीज, गैस टरबाइन या ट्रांजिस्टर। डीसी करंट किस पे चलता है? एसी करंट आप लोग जो देखते हैं जो डायरेक्ट बिजली घर से आपके पास आता है ट्रांसफार्मर के ज़रिए, वो एसी होता है। जो डीसी करंट होता है जिसमें हम लोग जो डायरेक्ट करंट होता है जिसे हम लोग खुद से प्रोड्यूस कर सकते हैं, मतलब कि आप बैटरी लगाएंगे किसी चीज़ में वो डीसी करंट में आ जाएगा। जैसे आप रिमोट में बैटरी लगाते हैं वो डीसी करंट है। जैसे आप लोग बैटरी लगाते हैं, आपके पास यदि मान लीजिए रिमोट कंट्रोल कार है या आपके पास ड्रोन है, उसमें जो बैटरी लगाते हैं वो लिथियम आयन बैटरी होती है। तो डीसी करंट में लिथियम आयन बैटरी ही यूज़ होता है। तो इसका आंसर लिथियम आयन बैटरी है। और जो ये कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को, डीसी करंट क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देता है। मतलब ये जो रासायनिक एनर्जी होती है, रासायनिक ऊर्जा है, उसको विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि वायरलेस टेक्नोलॉजी यूज फॉर एक्सचेंजिंग डाटा ओवर द शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो वायरलेस जो
टेक्नोलॉजी यूज होता है वो क्या है, मतलब छोटी दूरी पर डाटा को आदान प्रदान करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वायरलेस तकनीक क्या है? ब्लूटूथ, क्लाउड कंप्यूटिंग, स्मार्टफोन, सैटेलाइट फ़ोन। तो इसका सही आंसर होगा ब्लूटूथ। क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं होगा, स्मार्टफोन नहीं होगा, सैटेलाइट फ़ोन नहीं होगा। सैटेलाइट फ़ोन का यूज़ काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है। स्मार्टफोन तो आपको पता है उसका क्या यूज़ है। क्लाउड कंप्यूटिंग नहीं है। ब्लूटूथ जो होता है वो शॉर्ट रेंज वायरलेस कम्युनिकेशन के लिए यूज होता है, और मतलब यहाँ पे फ्यू 100 मीटर्स तक ये जा सकता है, और इसमें वाईफाई भी आता है। यहाँ पे शॉर्ट रेंज में वाईफाई, ज़िगबी और NFC आएगा। ये शॉर्ट रेंज के लिए यूज़फुल है, जिसका आंसर ए होगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 12 पे। डिस्पर्सन इन लिक्विड इज अनदर लिक्विड इज कॉल्ड। डिस्पर्सन ऑफ लिक्विड इन अनदर लिक्विड, एक लिक्विड में दूसरे लिक्विड का डिस्पर्सन क्या होता है? तो एक तरल पदार्थ को दूसरे तरल पदार्थ के फैलाव को क्या कहलाता है? ऑप्शन है एरोसोल, इमल्सन, जेल या फोम। इसका आंसर होगा इमल्सन। मतलब एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड को से डिस्पर्स कर दिया जाए उसको इमल्सन बोलते हैं। जैसे कि ऑयल का वाटर में, मतलब तेल जो होता है उसको पानी के साथ मिला दिया जाए तो ये इमल्सन बनेगा। या जैसे ऑयल और विनेगर जो सलाद जो होता है, इसमें इस सारे यूज़ के लिए मतलब इमल्सन यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं। और ये कोलाइडल डिस्पर्सन है एक टाइप का, मतलब कि एक लिक्विड डिस्पर्स हो जाएगा, मतलब कि पार्शियली मिसबल, मतलब कि ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से मिल जाएगा। उसमें पता चलेगा कि ये ऑयल है, ये वाटर है, मतलब ड्रॉपलेट के फॉर्म में। जैसे आप कभी ऑयल और वाटर को मिक्स करना तब आपको इमल्सन मिलेगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा इमल्सन। क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, what are the following is incorrect about Lewis theory? जो लेविस एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस का जो थ्योरी था, जिसे आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा, तो उसी अनुसार कि इट इज़ यूज द कंसेप्ट टू ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। इट स्टेट्स दैट द बेस ऑफ कंपाउंड दैट डोनेटेड एन इलेक्ट्रॉन पेयर। इट यूज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रोटॉन। It states that an acid is a compound that accept the electron pair। तो ये जो लेविस थ्योरी के बारे में इनकरेक्ट पूछा है, इस पे आप ध्यान देंगे। तो लुईस के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इसमें इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था। इसमें कहा गया कि क्षार एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म दान करता है। इसमें प्रोटॉन के हस्तांतरण की अवधारणा का उपयोग किया गया था। इसमें कहा गया कि अम्ल एक यौगिक है जो इलेक्ट्रॉन युग्म को स्वीकार करता है। तो इसका जो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा प्रोटॉन का होगा। मतलब इसमें प्रोटॉन का कोई मतलब रोल नहीं है लेविस एसिड ब्रॉन्स्टेड बेस में। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर का ही एक्सेप्ट होता है, इलेक्ट्रॉन पेयर को ही डोनेट किया जाता है। तो लेविस बेस जो होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा। मतलब जो बेस होगा इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा, और ये डोनेट करेगा लेविस एसिड को, और यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। उसके बाद एक कोई भी कंपाउंड को फॉर्म करेगा। तो आप ये थ्योरी जो है, ये थ्योरी है क्लास 11 की जो NCERT है उसमें थ्योरी है ये, और काफ़ी आसान थ्योरी है और काफ़ी अच्छी थ्योरी है। यदि आपने ये थ्योरी नहीं पढ़ी है तो आप एक बार जाके आप देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। ये थ्योरी काफ़ी इम्पॉर्टेंट, मतलब उतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है BPSC के लिए, लेकिन यदि साइंस बेस्ड ज़्यादा टफ एग्ज़ाम हो तो इस टाइप की थ्योरी आ जाता है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि व्हाट इज़ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन।
केमिकल रिएक्शन का प्रॉपर्टी क्या है? इट ऑलवेज रिक्वायर्ड हीट, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, इट अकर इन सॉलिड सब्सटेंस, इट ओनली अकर इन गैसेस। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया का गुण है? इसके लिए हमेशा ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसके परिणाम स्वरूप नए पदार्थ का निर्माण होता है, या केवल ठोस पदार्थों में होता है, या केवल गैसों में होता है। तो केमिकल रिएक्शन में जो प्रॉपर्टी होता है वो हमेशा एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। केमिकल रिएक्शन कभी भी होगा, जैसे कि आप मान लीजिए आपने ग्लूकोज का आपने केमिकल रिएक्शन लिखा आपने, या कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाया, आप कुछ भी आप लिखेंगे, आप केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे तो केमिकल रिएक्शन का जो सब्सटेंस होगा वो न्यू सब्सटेंस ही बनेगा। दो सब्सटेंस मिलके, तीन सब्सटेंस मिलके नया सब्सटेंस ही बनेगा। उसमें कोई भी रिएक्शन हो, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो, कोई भी रिएक्शन हो, तो हमेशा न्यू सब्सटेंस ही बनेगा। ये हमेशा हीट रिक्वायर नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि हमेशा हीट चाहिए, या हमेशा ऐसा नहीं है कि हमेशा सॉलिड में ये होगा, हमेशा नहीं है कि ये गैस में होगा। ये इसके लिए सही है कि हमेशा न्यू सब्सटेंस बनेगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। व्हाट इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम विच वेलोसिटी इज़ 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा? मतलब उस माध्यम का अब परावर्तनांक क्या होगा जिसमें प्रकाश का वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि n होता है, जो कि c/v होता है। c/, जहाँ पे c है स्पीड ऑफ लाइट, और v जो हमारे पास जो वेलोसिटी हमारे पास जो दिया गया है, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, गिवन मीडियम, जो भी मीडियम है हमारे पास। तो यहाँ से फॉर्मूला में आएगा 3 × 10⁸ मीटर बाई 2 × 10⁸ मीटर। यहाँ से ये सारा जो 10⁸ है वो कट जाएगा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा 1.5, जो कि आंसर है सी। ये फॉर्मूला होता है n = c/v। यहाँ से ये इसका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 22 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि है? द्रव्यमान, तापमान, ऊर्जा और बल, मास, टेम्परेचर, एनर्जी एंड फोर्स। सबसे पहले हमारे पास क्वांटिटी जो होता है वो स्केलर होता है और वेक्टर होता है। स्केलर मतलब कोई भी क्वांटिटी जिसमें नॉर्मल, जैसे कि 2 kg, 3 kg या 3 मीटर, 4 मीटर, ये नॉर्मल है जिसमें कोई भी डायरेक्शन के बारे में नहीं बताया गया है। लेकिन जो वेक्टर क्वांटिटी होता है इसको चाहिए डायरेक्शन, जैसे कि 3 न्यूटन फोर्स टुवर्ड्स नॉर्थ, या आपने यदि क्लास 11 में स्केलर और वेक्टर पढ़ा होगा तो वेक्टर क्वांटिटी में जो डायरेक्शन होता है वो होता है, स्केलर क्वांटिटी नॉर्मल होता है। तो ऐसा इसमें कौन सा सब्सटेंस है, ऐसा यहाँ पे क्या है जिसमें डायरेक्शन का ज़रूरत है? जैसे मास में डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, टेम्परेचर में डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, एनर्जी में डायरेक्शन का ज़रूरत नहीं है, लेकिन फोर्स जो होता है F = मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। जो एक्सेलरेशन होता है हमेशा इसमें आपको जो v2 - v1 बाई t, जो एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है, मतलब फोर्स जो होगा हम लोग बताएंगे ना कि 5 न्यूटन लगा है किसके रिस्पेक्ट में, 5 न्यूटन लगा है किसके अगेंस्ट में, या 5 न्यूटन लगा है ईस्ट में या वेस्ट में। तो डायरेक्शन फोर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो फोर्स तो सीधे लग रहा है, क्यों लग रहा है किसी को कुछ नहीं पता। तो वेक्टर क्वांटिटी के लिए डायरेक्शन चाहिए, और डायरेक्शन फोर्स में होगा, एनर्जी में नहीं होगा, टेम्परेचर में नहीं होगा, ये जो मास है उसमें नहीं होगा।
अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 27 पे। कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन आर द फिनोमिनन एसोसिएटेड विथ। ये जो कंप्रेशन जिसे संपीड़न और विरलन किससे संबंधित घटनाएं हैं, ये जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन क्या होगा कि जो कंप्रेशन और जो रिफ्रैक्शन होता है वो लाइट वेव के साथ नहीं होगा, सरफेस वेव जो प्रकाश तरंग के साथ नहीं होगा, सरफेस वेव के साथ नहीं होगा, साउंड वेव और हमारे पास आया ऑल ऑफ द एबव। तो यहाँ पे ऑल ऑफ द एबव का आंसर नहीं होगा। जो कंप्रेशन होता है और रिफ्रैक्शन होता है, कंप्रेशन सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि होता क्या है। जो कंप्रेशन होता है ये लॉन्गिट्यूडनल वेव में इम्पोर्टेंट होता है। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है उसके लिए कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन रेयर फ्रैक्शन का ये जो कंसेप्ट है उसके लिए आया है। जो कंप्रेशन होता है उसमें पार्टिकल्स क्लोजर आते हैं, जो रेयर फ्रैक्शन होता है वो पार्टिकल्स बाहर अलग जाते हैं, दूर जाते हैं। कंप्रेशन में क्या होगा कि पार्टिकल्स क्लोज आएंगे और रेयर फ्रैक्शन में पार्टिकल्स को क्या जाएंगे, वो स्प्रेड होगा। कंप्रेशन में क्लोज आएगा और रेयर फ्रैक्शन में स्प्रेड होगा। तो यहाँ से हम लोग बात कर सकते हैं कि साउंड वेव जो होगा जिसमें ये लॉन्गिट्यूडनल वेव होगा तो इसमें कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दोनों देखा जाएगा, जिसका आंसर होगा ध्वनि तरंग। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब कॉन्सेप्ट पूछा गया है, तो काफ़ी ज़्यादा डीप में पूछा गया है और आपको दोनों पे कमांड करना होगा। आपको कोई भी चीज़ रटना भी होगा और आपको कॉन्सेप्ट भी पढ़ना होगा। जैसे कि अभी इससे पहले जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्वेश्चन था, यदि आपको उसमें फार्मूला नहीं पता होता तो आप उसे सॉल्व नहीं कर सकते हैं। फार्मूला काफ़ी आसान था, 3/2 बस डायरेक्ट करना था, क्योंकि 10⁸ दिया ही होता है, मतलब दिया ही था, और स्पीड ऑफ लाइट में भी 10⁸ होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि कॉन्सेप्ट आपको करना पड़ेगा और वन लाइनर भी आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट कॉन्सेप्ट का है और कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट आपके बेस्ट ऑफ नॉलेज का है, जो मतलब आपने क्या याद किया है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 28 पे। 1 मेगाबाइट में कितना होता है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट याद ही होगा कि 10,024 किलोबाइट होता है। और 1 GB में कितना MB होगा, 10,024 MB होगा। 1 KB में A1 KB में ये 1 KB है, 10,024 बाइट, इसका आंसर B होगा। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 29 पे। आइसोटोप्स क्या होता है। सबसे पहले आइसोटोप्स क्या होता है। आइसोटोप्स होता है कि ऐसा जो सब्सटेंस होता है जिसका जो प्रोटॉन जो होगा, मतलब आइसोटोप्स में जो होगा वो प्रोटॉन जो होगा वो सेम होगा, न्यूट्रॉन जो होगा वो अलग होगा। इसका मतलब कि इसका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास जो होगा वो डिफरेंट होगा। समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा समस्थानिकों का प्रतिनिधित्व करता है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एटॉमिक नंबर देखेंगे। एटॉमिक नंबर 8, 18, 20 ये नहीं होगा, 8, 9 ये नहीं होगा, 6, 7 नहीं होगा, 6, 6 होगा। और इसका जो मास है अलग है, मतलब कि ये C12 और C13 जो है ये आइसोटोप्स है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 30 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। निम्नलिखित में से कौन सा द्रव्य विद्युत का अच्छा सुचालक है। डिस्टिल वाटर, वेजिटेबल ऑयल, बेंजीन, सॉल्टेड वाटर। हिंदी में है आसुत जल, वनस्पति तेल, बेंजीन और नमकीन पानी। जो सॉल्टेड वाटर होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बिकॉज इसमें आयन होता है Na+ और Cl-, जो कि यहाँ से क्या है, मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का मूविंग ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन मूव नहीं कर रहा है, वहाँ पे ना, मान लीजिए कोई मीडियम है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो मूव ही नहीं कर रहा है, आप कुछ भी कर लीजिए, वहाँ उसके इलेक्ट्रॉन में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगा। डिस्टिल वाटर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, वेजिटेबल ऑयल में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, बेंजीन में नहीं होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन मूव नहीं करेगा,
तो इसमें ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों होगा? नहीं होगा। तो यहाँ पे सॉल्टेड वाटर जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पहले से NaCl प्लस Na प्लस Cl माइनस, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये मूव करेगा, तो ये आपके पास गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होगा, जिसका आंसर है डी, नमकीन पानी। हमारे पास क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ थर्मोप्लास्टिक? निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोप्लास्टिक नहीं है? पॉलीविनाइल क्लोराइड थर्मोप्लास्टिक होता है, पॉलिएस्टर थर्मोप्लास्टिक होता है, नायलॉन थर्मोप्लास्टिक होता है, इपॉक्सी नहीं होता है। इपॉक्सी क्या होता है? इपॉक्सी होता है कि एक ये पॉलीमर है और ये रेजिन है, या इसका यूज जो होता है वो एडेसिव में होता है, मतलब कोई भी सामान को चिपकाना है, जिसका यूज़ मैं लिख देता हूँ एडेसिव में। एडेसिव मतलब कोई भी चीज़ों को जोड़ना है या कहीं पे मतलब कि कोई चीज़ से कोटिंग करके प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए एपॉक्सी का यूज़ होता है। ये क्लास 12 में जो पॉलीमर्स है उसका क्वेश्चन है, ये क्लास 12 की NCERT का। आपने यदि केमिस्ट्री की NCERT अच्छे से पढ़ी होगी तो आपको ये क्वेश्चन आसान लगेगा, काफ़ी आसान है ये। और या तो आप क्या कर सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक है या थर्मोसेटिंग जो होता है, थर्मोसेटिंग, आप इसके जो एग्जांपल्स है उसको याद करते हैं, जैसे इसमें बेकेलाइट आएगा, तो आप इसके एग्जांपल को याद कर लीजिए। इसमें थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में पॉलीथीन जो आप यूज़ करते हैं वो भी आता है, पॉलिएस्टर आता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, नायलॉन है। नायलॉन का आप कपड़ा भी यूज़ करते हैं, नायलॉन का बहुत सारे सामान आप यूज़ करते हैं। बेकेलाइट कहाँ यूज़ होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के लिए? आप कुकर का हैंडल देखते हैं ना, काला कलर का जो होता है, ब्लैक कलर का, उसमें बेकेलाइट यूज़ होता है। इपॉक्सी एक एडेसिव है जो ये जो इपॉक्सी जो होता है वो रेजिन होता है, मतलब एडेसिव होता है, जो चीज़ों को, जो सबस्टांस को चिपकाने में, एक साथ जोड़ने में हेल्पफुल होता है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 36 पे। द स्टार फॉर्मिंग रिकॉग्नाइजेबल शेप इज़ कॉल्ड, मतलब एक स्टार है, जो स्टार है वो एक शेप बना रहा है जो जिसको हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में है, पहचानने योग्य आकार बनाने वाले तारों को क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, तारामंडल या आकाश गंगा। तो इसका आंसर जो होगा उसे हम कॉन्स्टलेशन मतलब तारामंडल बोलते हैं। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ये ग्रुप ऑफ स्टार होता है, ग्रुप ऑफ स्टार जो कि क्या करेगा? एक पैटर्न बनाएगा, जैसे कि ओरियन है या उर्सा मेजर है या उर्सा माइनर है, स्कॉर्पियस है। ये सारा मतलब जो कॉन्स्टलेशन है, ये सारा जो तारामंडल है वो बनाएगा, स्टार्स का एक समूह होता है, ठीक है। या बिग बियर जो जिसे बोलते हैं, उर्सा मेजर को बिग बियर बोलते हैं, बिग बियर, ये सारा तारामंडल का समूह है, ये बनाएगा ग्रुप ऑफ स्टार। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 39 पे। द फोटोवोल्टिक सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट। फोटोवोल्टिक सेल क्या होता है? फोटोवोल्टिक सेल एक उपकरण है जो ऑप्शन ए विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित करता है, उष्म ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। फोटोवोल्टिक सेल इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी, लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी और साउंड एनर्जी टू इलेक्ट्रिक एनर्जी। जो फोटोवोल्टिक सेल जो होता है ये आप कहाँ देख सकते हैं? जो आप सोलर पैनल देखते हैं, जो सोलर प्लेट देखते हैं, उसके ऊपर जो उसके ऊपर जो एक आपने सेल देखा होगा, एक ब्लैक कलर का जो फिल्म टाइप का होता है, उस जो सेल होता है उसे हम फोटोवोल्टिक सेल बोलते हैं। अब जैसे ही पता चला कि फोटोवोल्टिक सेल सोलर पैनल में यूज होता है, वैसे ही इसका आंसर डायरेक्ट आपके सामने दिख रहा होगा कि इसका आंसर है सी, जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदल देगा। तो फोटोवोल्टिक सेल यूज़ होता है, मैं आपको कुछ और एग्जांपल दे देता हूँ। सोलर पैनल में, कैलकुलेटर में, सैटेलाइट्स में
और जो सोलर पावर जो होता है, सोलर पावर जो लाइट्स होता है, जिसमें जो इमरजेंसी लाइट जो सोलर से चलता है आप वो देखते हैं, तो सोलर पावर लाइट में इसको हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो फोटोवोल्टिक सेल है। ठीक है, अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 41 पे। ये सारा जो क्वेश्चन है, जैसे कि आप 39 के बाद 41 जो आप देख रहे हैं, ये सब बस इस जो एआई के पेपर में, असिस्टेंट इंजीनियर के पेपर के साइंस के पेपर को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, यदि आप लोग बोलेंगे कि और भी सब्जेक्ट के पेपर को डिस्कस किया जाए तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हम लोग, हमारी टीम उस पेपर को भी एनालिसिस करके उसको आपको डिस्कस करके उसका आंसर बताएगी। और ये जो पेपर जो एनालिसिस है जो आप देख रहे हैं वो आगामी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी से बीपीएससी का भी जो भी पेपर हो रहा है 71वीं बीपीएससी से पहले, जिसमें जीएस का पोर्शन आ रहा है, उस सभी पेपर को आपको देखना है और समझना है कि जीएस का जो क्वेश्चन है, जीएस का जो पैटर्न है वो कैसा आ रहा है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 41। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑक्सीजन इज करेक्ट। ऑक्सीजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इट हैज़ अ टेस्ट एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब किसी इसके तापमान और दबाव पे इसका स्वाद होता है। इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। इट अपीयर्स ग्रीन व्हेन इट इज़ गैस, मतलब गैस होने पे हरा दिखता है। या ये रिच ब्लू कलर का होता है और लिक्विड और यह सॉलिड में। तो इसका आंसर जो हम लोग डिस्कस करेंगे, ये जो ऑक्सीजन है, मतलब जो महाशय ऑक्सीजन जो है, सबसे पहले ये क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, ये ऑर्डरलेस होते हैं, ये टेस्टलेस भी होते हैं, मतलब इसमें कोई टेस्ट नहीं, कोई कलर नहीं, कोई इसमें स्मेल नहीं। ये गैस होता है, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर, मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे इसमें कोई, मतलब एक प्रेशर और टेम्परेचर पे इस पर कोई चीज़ नहीं होगा, मतलब ना कलरलेस है, ना ऑर्डरलेस है, ना टेस्टलेस है, मतलब कि कुछ नहीं है ये। लेकिन जब हम सेकेंड ऑप्शन पढ़ेंगे, इट इज़ हाईली इन्फ्लेमेबल, मतलब बहुत ज़्यादा ज्वलनशील है। नहीं, ये ज्वलनशील नहीं है। इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि ये ज्वलनशील है। नहीं, ये ज्वलनशील नहीं है। ये कंबसन को सपोर्ट करता है, ये कंबसन को सपोर्ट करता है, लेकिन ये फ्लेमेबल नहीं है। इसके हेल्प से आग लगती है, इसके हेल्प से कंबसन होता है, वो आग पकड़ती है आगे, लेकिन इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है कि इनफ्लेमेबल, जो इसमें ज्वलनशील हो जाए या इनफ्लेमेबल हो जाए। नेक्स्ट ऑप्शन है कि ग्रीन होगा गैस में। जब ये गैस होगा ग्रीन होगा, नहीं, ये गैस में कोई ग्रीन नहीं होता है, इसमें ऐसा कोई गुण नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जो ऑप्शन डी है, इट अपीयर रिच ब्लू व्हेन इट इज़ लिक्विड और अ सॉलिड। इसमें टेल ब्लू कलर होता है, मतलब ब्लू कलर होता है एक स्पेसिफिक कंडीशन में। इसका कलर जो लिक्विड, जब ये लिक्विड रहता है या जब ये सॉलिड होता है, स्पेसिफिक कंडीशन है इसके लिए, उसमें ये कलर, मतलब ये पेल ब्लू कलर का होगा, जो कि ब्लू कलर के लिए सही है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, मतलब तरल या ठोस होने पर गहरा और नीला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 41 का डी सही है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 42 पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट के लिए, मतलब के वजह से, मतलब प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना के कारण कौन सा चीज़ बनता है। इंद्रधनुष बनता है, या आकाश नीला दिखाई देता है, या तारा टिमटिमाता है, या प्रिज्म जो कि लाइट को स्प्रेड करता है अलग अलग 7 कलर में। तो इसका जो सही आंसर है वो है कि स्काई जो है ना ब्लू होता है, मतलब ये जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जिसका मतलब रेले जो स्कैटरिंग है, रेले जो स्कैटरिंग है, इसके कारण जो आकाश जो नीला दिखाई देता है, मतलब कि जो वेवलेंथ है ब्लू कलर का, क्या होता है, जो वेवलेंथ है इसका ब्लू कलर का, ये शॉर्ट, जो मतलब कि ये शॉर्ट होता है, शॉर्टर होता है, और ये पूरा फैल जाता है। मतलब कि जो गैस पार्टिकल है, जो भी एटमॉस्फेयर में पार्टिकल है, उसकी वजह से पूरा स्कैटर हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कि
स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो गया है और एक आकाश नीला इसलिए हम लोग को दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये फॉर्मेशन ऑफ रेनबो जो होता है वो कैसे क्यों होता है? ये होता है रिफ्रैक्शन। ये जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार है, ये इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंस जो होता है उसके कारण ये होता है। ये प्रिज्म जो होगा और ये डिस्पर्सन होगा। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आकाश का नीला दिखाई देना प्रकीर्णन के कारण होता है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 44 पे। द बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD इज अ मेजर ऑफ जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग। BOD किसका माप है? ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर, पार्टिकुलेट मैटर इन वाटर, और इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर। इन एयर, ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन एयर मतलब पानी में कार्बनिक प्रदूषक, पानी में कण पदार्थ, पानी में अकार्बनिक प्रदूषक, हवा में अकार्बनिक प्रदूषक। तो जो BOD होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट इन वाटर को मेज़र करता है। मतलब कि इसमें मतलब बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ये किसी भी ऑर्गेनिक कितना ऑक्सीजन चाहिए, इसका आंसर है कि कितना ऑक्सीजन चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, जो जीवाणु को कितना ऑक्सीजन चाहिए कि एक ऑर्गेनिक मटेरियल को क्या करने के लिए? वो वाटर के अंदर डिकम्पोज करने के लिए। डिकम्पोज इन वाटर मतलब पानी के अंदर एक ऑर्गेनिक मटेरियल को पानी के अंदर डिकम्पोज करने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए वही होता है BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये ऑर्गेनिक पॉल्यूशन का लेवल वाटर बॉडीज़ में चेक करने के लिए होता है। यदि BOD हाई हो गया तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है और इसके कारण क्या होता है? ऑक्सीजन का लेवल डिप्लेशन होता है और एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं उसको दिक्कत होता है, वो एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं वो मर जाते हैं। तो ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट जो बायोकेमिकल ऑर्गेनिक डिमांड है, ये आपने समझ लिया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एक ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करने के लिए, पानी के अंदर डिकम्पोज करने के लिए कितना ऑक्सीजन मिनिमम चाहिए, वही होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 45 पे। 45 बोल रहा है कि ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अ मैग्नेटिक फील्ड एंड फाई नॉट प्रोड्यूस एन मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, कि मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस नहीं प्रोड्यूस करता है, कौन सा ऐसा इसमें इनमें से क्या है जो मैग्नेटिक फील्ड इन्फ्लुएंस नहीं प्रोड्यूस करता है? तो इसका ऑप्शन है जैसे कि मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिक मटेरियल, या गतिशील विद्युत आवेश, स्थिर विद्युत आवेश, विद्युत धाराएं या चुंबकीय पदार्थ। तो इसका आंसर होगा बी। अब बी कैसे होगा? आपने देखा होगा जो मैग्नेटिक जो इन्फ्लुएंस है, मैग्नेटिक जो फील्ड है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? वो होता है या तो मैग्नेट के पास। अब मैग्नेट कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिसिटी से बन सकता है। इलेक्ट्रिसिटी होगा तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड होता है, या मैग्नेटिक मटेरियल है, या मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, जो मूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज का मूव करना ही तो इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिक चार्ज का मूव करना ही इलेक्ट्रिसिटी है। और इलेक्ट्रिक करंट मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट में ये शो होगा, मैग्नेटिक मटेरियल में शो होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज जब मूव करेगा शो होगा। लेकिन स्टैटिक चार्ज जो होगा, जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब वो आराम से पड़ा हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है दुनिया से, तो इस स्टैटिक चार्ज में, स्थिर विद्युत आवेश में कोई भी चुंबकीय पदार्थ
उसमें मतलब शो नहीं होगा। आप कभी देखे हैं कि वो दीवार में कभी आप लोहा लगा के देखें, आप वो चिपक जाएगा? नहीं चिपकेगा, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, वहाँ पे स्टैटिक चार्ज है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 46 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज अबाउट द डायमंड इज इनकरेक्ट? डायमंड के लिए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इट इज़ मेड अप कार्बन एटम, it is bad conductor of electricity, it is the hardest natural substance, it is the same crystal like structure as graphite। हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह कार्बन परमाणुओं से बना है, यह बिजली का खराब संवाहक है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसकी क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट के समान है। तो इसका ऑप्शन सबसे पहले कार्बन एटम से बना है, सही है। ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी सही है। ये हार्डेस्ट सब्सटेंस है, ये भी सही है। लेकिन जो इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट की तरह नहीं होता है। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर मान लीजिए आपने क्लास, आप ये पढ़ सकते हैं, क्लास 9 में भी है, 10 में, 11 में भी है ये चीज़, ठीक है। आप ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर आप मान लीजिए आपने पढ़ा होगा। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो ऐसे होता है, ये बना हुआ होता है दिस लाइक दिस, यहाँ पे ऐसे बना होगा ये पूरा, और ये पूरा मतलब लेयर बाय लेयर होता है। ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर है वो लेयर बाय लेयर, और यहाँ पे जो फोर्स लगता है इसके हम लोग बोलते हैं वंडर वाल फोर्स, वंडर वाल बल जिसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे वंडर वाल फोर्स लगता है, ठीक है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि जो डायमंड का जो स्ट्रक्चर है वो काफ़ी क्रिस्टल फॉर्म में होता है, काफ़ी क्रिस्टल होता है, वो काफ़ी ज़्यादा वो क्रिस्टल होता है। वो कार्बन का मतलब सबसे जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म है ना वो है। कार्बन का एक और फॉर्म होता है जिसमें C60 होता है, जिसे हम लोग बकमिस्टर फ्लोरीन बोलते हैं। जो आप फुटबॉल का जो स्ट्रक्चर है आप उसे देखते हैं तो वो बकमिस्टर फ्लोरीन है वो। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर? कौन सा इसमें करेक्ट पेयर है? सुक्रोज, सिंपल शुगर, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डायमंड इज इनकरेक्ट? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन एटम, इट इज़ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, it is hardest natural substance, it has same crystal structure as graphite। हीरे के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यह कार्बन परमाणु से बना होता है, यह बिजली का खराब संवाहक है, यह सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है, इसकी क्रिस्टल संरचना ग्रेफाइट के समान है। तो हम जब डायमंड को पढ़ेंगे तो डायमंड को के बारे में जानते हैं, वो कार्बन से बना होता है। इसमें कोई भी इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट वो नहीं होता है। यह हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है, मतलब नेचुरल सब्सटेंस में पाया जाने वाला ये सबसे हार्ड है। इससे हार्ड नेचुरल सब्सटेंस नहीं पाया जाता है। इसका क्रिस्टल जो होता है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर का होता है। तो अभी हम लोग ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर अभी हम लोग देख लेते हैं कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसा होता है। यदि कभी आपने ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को पढ़ा होगा क्लास 9th या 10th में या 11th में भी आपने पढ़ा होगा, तो जाना होगा कि ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होता है वो लेयर के फॉर्मेट में होता है, मतलब ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में हमेशा लेयर बना होता है, ठीक है। ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर में लेयर बना होता है। ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस टाइप से, ये जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है, कार्बन का एटम ये सब लगा होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वंडर वाल फोर्स। वंडर वाल फोर्स मतलब ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ऐसे होता है, और ये स्ट्रक्चर है जो कि डायमंड का नहीं होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर काफ़ी क्रिस्टल फॉर्मेट में होता है। डायमंड का स्ट्रक्चर काफ़ी क्रिस्टल होता है वो, इसलिए तो काफ़ी हार्ड है। और ये कार्बन का एक और स्ट्रक्चर होता है C60, मतलब कार्बन का 60 एटम एक साथ बनते हैं। फुटबॉल का जो शेप बनाता है जिसे हम लोग बोलते हैं बकमिस्टर फ्लोरीन। आपने ये पढ़ा होगा बकमिस्टर फ्लोरीन।
ये जो कार्बन 60 का जो स्ट्रक्चर है, ये है ग्रेफाइट का एक और स्ट्रक्चर, मतलब कार्बन का स्ट्रक्चर। और इसका आंसर है डी की डायमंड का स्ट्रक्चर नहीं होता है। अब हम लोग आएंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे, जो इसका लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट पेयर। जो सुक्रोज सिंपल शुगर, माल्टोज टेबल शुगर, ग्लूकोज डाइसेक्राइड और एस्पार्टेम आर्टिफिशियल स्वीटनर। तो इसका सही आंसर डी है कि जो एस्पार्टेम होता है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है, और ये काफ़ी ज़्यादा मतलब स्वीट होता है। जो सुक्रोज होता है, वो टेबल शुगर है। माल्टोज टेबल शुगर नहीं होता है जो, और ग्लूकोज जो है वो डाइसेक्राइड नहीं है, वो मोनोसेक्राइड है। मोनोसेक्राइड आप इसे क्लास 12th में पढ़ पाएंगे, या आप केमिस्ट्री जो एवरीडे लाइफ है वहाँ से आप इसे पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी आसान है, जो कुछ आप याद कर लीजिए। स्पार्टेम क्या होता है, ग्लूकोज क्या है, माल्टोज क्या है, सुक्रोज क्या है, फ्रक्टोज क्या है, इसे आप याद कर सकते हैं। ठीक है, ग्लूकागोन भी याद कर सकते हैं आप, ये क्या है। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी तक देखा कि बीपीएससी असिस्टेंट में जो भी साइंस पूछा गया था, जो भी जितने भी टॉपिक से पूछे गए थे, आप इसके बेसिक्स को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और आप यदि दूसरे सब्जेक्ट के भी एनालिसिस को चाहते हैं तो आप मुझे वो ज़रूर बताएं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हमारी टीम उस पर वर्क करेगी, आपको एनालिसिस प्रोवाइड करेगी। आपने इस वीडियो का अंत तक देखा है तो आप इस वीडियो के कमेंट में आप ये डिमांड कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि आप इसका प्रॉपर जो इसका सॉल्यूशन है, जो 50 क्वेश्चन का आंसर्स का जो सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया जाए। हमारी टीम उस पर भी वर्क करके आपको दोनों मीडियम में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देगी। लेकिन वो आपके मतलब आपके पार्टिसिपेशन से, आपके कमेंट से पता चलेगा कि आपको वो चाहिए या नहीं चाहिए। मतलब कमेंट यदि आपका नंबर ज़्यादा होगा तो हम लोग उस सॉल्यूशन को भी टाइप्ड फॉर्मेट में, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। तो ये रहा हमारा ये सारा मतलब एनालिसिस का जो वीडियो है वो। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और भी आपको कोई भी हमसे बात करनी हो तो आप इस वीडियो के ही कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप हमें ask.bpscnetwork@gmail.com पे लिख सकते हैं, या बीपीएससी नेटवर्क टेलीग्राम चैनल पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या और भी हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आप हमें मैसेज कर सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, वर्क हार्ड फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।